तो चलिए शुरुआत करते हैं। चेतन फ्रेश होकर आया तो खाना टेबल पर लगा हुआ था। खाने को देखकर वह बोला, वाह, आज कढ़ी बनाई है, मेरी तो भूख दोगुनी हो गई। पानी का जग टेबल पर रखते हुए सारिका ने कहा, तो फिर देर किस बात की है, शुरू हो जाओ। चेतन फौरन बैठा, फटाफट प्लेट में खाना परोसा। पहला कौर खाते ही चेतन बोला, वाह भाई, मजा आ गया। खुद की प्लेट में खाना परोसते हुए सारिका ने पूछा, बात कुछ आगे बढ़ी? हाँ, सोमवार को चेक मिल जाएगा, घोषाल बाबू को पेमेंट कर रजिस्ट्री करा लेंगे। वाह, ये तो अच्छी खबर है। चेतन सारिका को देखकर बोला, बस कुछ ही दिनों में आप अपने ड्रीम हाउस की मालकिन बन जाएंगी। उसकी बात सुनकर सारिका मुस्कुरा दी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खाते रहे। सारिका के मन में एक बात थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कहे। उसने हिम्मत करके बात शुरू की। वो आज दोपहर को पम्मी आंटी आई थी, तुमने उन्हें बताया कि जल्द ही हम अपने बड़े विला में रहने जाने वाले हैं? हाँ, बताया। वह खुश हुई, पर हमेशा की तरह तुम्हारे मन में कोई बेकार बात डाल गई, इसीलिए तुम परेशान हो रही हो। चेतन, उन्होंने जो कहा वो भी सोचने लायक है। क्या कहा उन्होंने, बताओ? यही कि भुवन विला की कीमत करीब 1 करोड़ होगी। फिर घोषाल बाबू सिर्फ 75 लाख रुपए में ही घर क्यों बेच रहे हैं? चेतन कुछ पल रुका, फिर समझाते हुए बोला, तो यह बात है सारिका, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना जाने समझे इतनी बड़ी रकम दांव पर लगा रहा हूँ? तुम जानती हो ना कि 75 लाख मेरे लिए कोई मामूली रकम नहीं है। यह रकम जुटाने के लिए मुझे अपने कुछ विनियोग बेचने पड़े। मेरी जमा पूंजी लगभग खत्म हो जाएगी, ऊपर से लोन भी लेना पड़ रहा है। मैं एक लीगल एडवाइजर हूँ, दूसरों को सही कानूनी सलाह देता हूँ, तो इतना सब होने के बाद मैं बिना सोचे समझे तो कुछ नहीं करूंगा। बोलो, ठीक है ना? सारिका ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, बात तो ठीक है, पर तुम्हारे इस पर का भी जवाब देता हूँ। मैंने तुमको बताया था कि घोषाल बाबू को उनके बिजनेस में नुकसान हो गया है, बहुत कर्ज है उन पर। अब ऐसे में अक्सर लोग इसी तरह अपनी जायदाद बेचकर पैसे जुटाते हैं। दरअसल वो जल्दी में है, यहाँ से सब कुछ समेटकर अपने बड़े भाई के पास ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि पूरी रकम एक बार में मिल जाए। मैं तैयार हो गया तो उन्होंने भी कीमत घटा दी। चेतन ने महसूस किया कि सारिका अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। उसने आगे समझाया, देखो, ये दुनिया ऐसी ही है, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है लोगों से। हम इस किराए के फ्लैट से सीधा अपने विला में रहने जाएंगे। यह बात भला पम्मी आंटी को कैसे अच्छी लगती? तुम तो उनका स्वभाव जानती हो ना। सारिका को चेतन की बात समझ में आ गई। तुम ठीक कह रहे हो चेतन। उसकी बात सुनकर चेतन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कल संडे है, मैं तुम्हें भुवन विला दिखाने ले चलूंगा। खाने के बाद चेतन और सारिका ने मिलकर टेबल साफ की और सोने चले गए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं शिवांक और आप सुन रहे हैं कुकू FM। सुने जो मन चाहे, और ये है इस कहानी का दूसरा एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भुवन विला को देखकर सारिका की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जितना उसने सोचा था, यह विला उससे भी अधिक खूबसूरत था। जो उसे सबसे अधिक अच्छा लगा था वो था बैकयार्ड गार्डन। उसके बेडरूम का दरवाजा बैकयार्ड में खुलता था। बैकयार्ड का लैंडस्केप सारिका को बहुत पसंद आया। बीच में घास थी, इसमें एक सुंदर सा झूला लगा था। उसके चारों तरफ पत्थरों का एक रास्ता बना था। किनारे पर सुंदर फूलों के पौधे थे। बाईं तरफ कोने में हरसिंगार का पेड़ था। उसके पास ही पत्थर की एक बेंच थी। सारिका कल्पना करने लगी कि फुर्सत के पलों में वह अपनी नोटबुक लेकर कोई नई कविता लिख रही है। पूरा घर देखकर वह रोमांचित थी। अब वह पछता रही थी कि उसने कल पम्मी आंटी की बात मानकर बेवजह ही चेतन का मूड खराब कर दिया। 7 साल हो गए थे उनकी शादी को, पर आज तक उसने चेतन को जल्दबाजी में कोई फैसला लेते नहीं देखा। वह पूरी तरह से जांच परख कर ही कुछ करता है। पम्मी आंटी को तो आदत है बेकार की बातें करने की। उसे चेतन के लिए बुरा लग रहा था। तभी चेतन भी बैकयार्ड में आ गया। सारिका को झूले पर बिठाते हुए उसने कहा, तो हमारी मैडम को यह विला कैसा लगा? बहुत सुंदर। खुश हो? बहुत। अभी भी कोई बात है मन में? सारिका कुछ झेप गई। नहीं, कोई बात नहीं है। चेतन भी उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल दोनों अपने विचारों में खोए रहे। चेतन ने सारिका का हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हें याद है शादी के बाद मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा सपना क्या है? तब तुमने कहा था
कि मेरा सपना है कि मेरा एक ड्रीम हाउस हो। सारिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ याद है, बस तब से ही मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मैंने अपने विनियोग इस तरह से किए थे कि भविष्य में वो इस उद्देश्य के काम आ सकें। फिर भी लगता था कि मंजिल अभी बहुत दूर है। चेतन ने सारिका के हाथ को हल्के से दबाते हुए कहा, पर भगवान चाहते थे कि तुम्हारा अरमान जल्द पूरा हो। मुझे घोषाल बाबू से मिलवा दिया, लोन भी दिलवा दिया। अब तो बस कुछ ही दिनों में तुम इस खूबसूरत विला की मालकिन बन जाओगी। सारिका चेतन के नजदीक खिसक गई, उसके सीने पे सर रखकर बोली, चेतन आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी, थैंक यू। चेतन कुछ चौंक कर बोला, जैसे कुछ याद आया हो। लो, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया। उसकी बात सुनकर सारिका भी सीधे बैठ गई। उसने पूछा, कौन सी बात? वो ये कि मैडम मुझे इस विला में रहने की इजाजत मिलेगी या नहीं? उसकी बात सुनकर सारिका ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए उसके सीने पर हल्के मुक्के बरसाए। चेतन उठकर खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेने के बाद बोला, सुबह चलते समय ठीक से नाश्ता नहीं किया, अब भूख लग रही है, लौटते समय रास्ते से कुछ खाकर ही घर चलेंगे। सारिका उसके पास आकर खड़ी हो गई। मुझे अपने पति की भूख का अंदाजा है, घर से पूरा इंतजाम करके चली थी मैं। सच? हाँ, कार की पिछली सीट पर जो बैग है उसे ले आओ। चेतन फौरन कार से बैग निकाल लाया। सारिका ने उसे झूले पर रखकर खोला। एक डिब्बे में कुछ सैंडविच थे, बैग में एक थर्मस और 2 डिस्पोजेबल कप थे। उसने थर्मस से कप में कॉफी निकाली। दोनों वहीं झूले पर बैठकर खाने लगे। खाने के बाद दोनों कुछ और देर वहां रुके, फिर घर लौट आए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अगले एपिसोड। नमस्कार, मैं हूं शिवांक और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम तो मन चाहे, और ये है इस कहानी का तीसरा एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भुवन विला में आए हुए सारिका और चेतन को करीब 1 महीना हो गया था। सामान बहुत हद तक व्यवस्थित हो गया था। चेतन तो ऑफिस चला जाता था, इसलिए सारिका की मदद के लिए उसने अपनी चचेरी बहन नंदिनी की पहचान की एक औरत को काम पर लगा लिया था। उसका नाम सुशीला था। सुशीला उनके पुराने घर में भी काम करती थी। वह रोज सुबह काम पर आती थी और शाम को अपने घर चली जाती थी। सारिका ने अपने नए घर को बहुत अच्छी तरह सजाया था, फिर भी उसे लगता था कि इस नए घर में बहुत सा नया सामान खरीदने की जरूरत है। चेतन और वह अक्सर इस बात की चर्चा करते थे कि कौन कौन सा नया फर्नीचर खरीदना है, किस दीवार के लिए नई पेंटिंग लेनी है। चेतन का बहुत मन था कि हॉल की बड़ी दीवार के लिए वह अपनी मनपसंद पेंटर अनुश्री की पेंटिंग खरीदे, लेकिन सारिका ने उसे समझाया, चेतन अभी हमें कुछ समय तक खर्चों पर काबू करना होगा। लोन लिया है, उसकी किस्तें भी देनी है। अनुश्री की पेंटिंग्स बहुत महंगी होती हैं। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों में फिर से अपना काम शुरू करूं, ताकि तुम्हारी कुछ मदद हो सके। चेतन उसकी मनोदशा को समझ रहा था। उसके सर पर प्यार से हाथ फिराकर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर काम के बारे में सोचना। मैं अब ठीक हूँ, काम करूंगी तो और भी अच्छी हो जाऊंगी। ठीक है, पर तुम लोन का बोझ अपने मन पे मत रखो, मैं सब देख लूंगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अगले एपिसोड। नमस्कार, मैं हूं शिवांक और आप सुन रहे हैं। उसने अपने पुराने ऑफिस में बात की थी। उसके बॉस ने आश्वासन दिया था कि जब भी वह काम पे लौटना चाहे उन्हें सूचित कर दे, वह व्यवस्था कर देंगे। यह उसका अच्छा काम ही था कि लगभग 1.5 साल के अंतराल के बाद भी बॉस उसे काम देने के लिए तैयार थे। सारिका अपनी नोटबुक लेकर हरसिंगार के पास बनी बेंच पर बैठ गई। उसने अपनी पीठ पेड़ से टिका ली और पांव ऊपर कर लिए। उसकी गोद में नोटबुक खुली थी। वह अपने मन में शब्दों को व्यवस्थित कर रही थी, किंतु अचानक ही उसकी पलकें भारी महसूस होने लगी। न जाने कब नींद ने चुपके से आकर उसे अपनी आगोश में समेट लिया। सारिका को एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। एक जवान लड़की किसी अंधेरे कमरे में लेटी रो रही थी। थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि यह कोई कमरा नहीं था, बहुत तंग सी जगह थी जहां बस उसके लेटने की जगह थी। उसे नम मिट्टी का स्पर्श महसूस हुआ। लड़की कब्र में थी। उसकी आवाज घुटी घुटी सी लग रही थी। सारिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। दीदी, दीदी उठिए, आप तो सो गई। सारिका की आंख खुली तो सुशीला सामने खड़ी थी। दीदी, भैया आपको फोन कर रहे थे, पर फोन उठ नहीं रहा था। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आप उनसे बात कर लें। सारिका को याद आया
कि नाश्ते के बाद कुछ समय आराम करने के लिए उसने फोन साइलेंट पर कर दिया था। जब उसने ऑफिस फोन किया था तब भी उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा। वह भीतर आई तो देखा कि चेतन की 4 मिस कॉल्स थी। उसने चेतन को फोन किया। कहाँ थी तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सॉरी, फोन साइलेंट पे था। ओके, वो मैं बताना चाहता था कि आज ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाएगी, 10 या 10:30 बज जाएंगे। यह बात सुनकर सारिका कुछ परेशान हो गई, पर चेतन से बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, रह लोगी ना? हाँ, तुम फिक्र मत करो। फोन रखने के बाद सारिका सोचने लगी, सुशीला इतनी देर तक नहीं रुक सकती। बहुत हुआ तो उसके कहने पर 1 घंटा और रुक जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा। न जाने क्यों, पर शाम ढलने के बाद उसे अकेले घर में डर लगता था। अब तक जब कभी चेतन को देर होती थी तो वह अपनी पड़ोसन शामली को बुला लेती थी। शामली अकेली रहती थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। या अगर 2-4 दिन की बात हो तो वह अपनी ननद नंदिनी के घर चली जाती थी। पर यहाँ तो यह संभव नहीं था। यह घर बहुत दूर था। उसे सोते हुए देखे गए सपने की याद आ गई। वह और परेशान हो गई। आखिर इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? वह लड़की कब्र में क्यों रो रही थी? वह तो लिखने का मन बनाकर गई थी, बहुत खुश थी, थकावट तो बिल्कुल नहीं थी। फिर वहां जाकर सो कैसे गई? यह सारे सवाल उसके मन को बेचैन कर रहे थे। इस सब से उसे सचमुच थकावट लगने लगी। वह अपने कमरे में जाकर सो गई। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे नमस्कार, मैं हूं शिवांग और आ चुकी थी। सारिका बिल्कुल अकेली थी। दोपहर में देखा हुआ सपना अभी भी उसके दिमाग पर छाया था। अंधेरा होते ही उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियों के पर्दे डाल दिए। वह अपने आप को घर के छोटे छोटे कामों में उलझाई हुई थी ताकि अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा सके। पर बार बार उसका मन सपने के बारे में सोचकर परेशान हो जाता था। सब काम करते हुए भी शाम के 7:30 ही बजे थे। अब तो करीब 3 घंटे बाकी थे चेतन के लौटने में। सारिका एक किताब लेकर बैठ गई। वह अपना मन किताब पढ़ने में लगाने की कोशिश कर रही थी, पर सफल नहीं हो पा रही थी। पूरे घर में अजीब सी शांति थी। ये माहौल को और भी भयानक बना रहा था। सारिका ने टीवी देखने का फैसला किया। उसने सोचा कि टीवी की आवाज से घर में कुछ चहल पहल मालूम होगी। टीवी खोला तो कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था जो उसका मन बहला सके। उसने डीवीडी पर अपनी पसंदीदा कॉमेडी फिल्म लगा ली। वह जब भी यह फिल्म देखती थी तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाती थी। आज भी तमाम परेशानियों के बावजूद वह फिल्म का मजा लेने लगी। सारिका का मन फिल्म में रम गया था। वह बीच बीच में थोड़ा हंस भी रही थी, पर फिल्म देखते हुए एक बार फिर उसकी पलकें भारी होने लगी। वह सोफे पर सो गई। फिर उस लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, पर इस बार आवाज घुटी घुटी सी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह सारिका के पास ही है। अचानक ही वह सारिका के सामने आ गई। उसने नाइट सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल चेहरे पर नकाब की तरह पड़े थे। उन्होंने उसका चेहरा ढक रखा था। वह सिसक रही थी। सारिका को लग रहा था कि जैसे वह लड़की उसके ऊपर झुकी हुई है। सारिका, सारिका, उठो। किसी ने झकझोर कर उसे उठा दिया। सामने देखा तो चेतन खड़ा था। सारिका ने घड़ी देखी, 10:15 बजे थे। क्या हुआ सारिका, तुम टीवी देखते हुए सो गई? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, न जाने कैसे नींद आ गई, पर तुम अंदर कैसे आए? चेतन उसके पास बैठकर बोला, मेन डोर खुला पड़ा था, ध्यान रखा करो, मेरी जगह कोई भी आ सकता था। चेतन की बात सुनकर सारिका और अधिक परेशान हो गई। उसने तो खुद सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे। जब सुशीला गई थी तो उसने अपने हाथ से मेन डोर बंद किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे। ऐसा ना होता तो मैं अंदर कैसे आता? सारिका को परेशान देखकर चेतन उसे समझाते हुए बोला, तुम परेशान मत हो, तुम्हें अकेले रहना था, इसीलिए तुम घबराई हुई होगी। इसी घबराहट में ये गलती हो गई होगी, पर आइंदा से ध्यान रखना। अब चलकर सो जाओ। सारिका ने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसने चेतन से खाने के लिए पूछा तो उसने कहा कि वह खाकर आया है। दोनों सोने चले गए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अगले एपिसोड में।
आप सुनते रहें कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। मैं हूं शिवांग, लेता हूं विदा। तो दोस्तों, ये भुवन विला के सीरीज का पहला एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है और आप लोगों को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।